फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसे हिंदी में साधनात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की शुरुआत थॉर्नडाइक ने एक नियम बताया था जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है, उस नियम से मानी जाती है। मतलब थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट नियम से इसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की शुरुआत मानी गई है। लेकिन इसका विकास स्किनर द्वारा किया गया। स्किनर ने कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया और उनके पशुओं पे शोध किया। उस शोध से इसका विकास हुआ, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग का विकास हुआ। उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव किया स्किनर ने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। इसके पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ा पिछली वीडियो में। क्लासिकल कंडीशनिंग में प्राणी दो स्टिमुलस के बीच में, मतलब दो से ज़्यादा भी स्टिमुलस हो सकते थे, स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन को करना सीखता था। तब CS और UCS के बीच में एसोसिएशन को सीखता था। वो कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन को सीखता था क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत, जिसे पावलोव ने बताया था। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्राणी जो व्यवहार करता है, जो रिस्पॉन्स करता है, और उसके बाद उसका जो परिणाम आता है, तो उस किए गए व्यवहार या रिस्पॉन्स और उसके आने वाले परिणाम के बीच के एसोसिएशन को सीखता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। जबकि पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस के बीच एसोसिएशन को सीखता था, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जो कि स्किनर ने बताया, जिसका विकास स्किनर ने किया, इसमें जो प्राणी द्वारा व्यवहार किया जाता है, जो रिस्पॉन्सेज किए जाते हैं और उसका जो परिणाम होता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है, उसके बीच के एसोसिएशन को प्राणी सीखता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत। स्किनर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो रैट के ऊपर किया था, चूहे के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव ने कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में कुछ प्रोसीजर बताए, जिसमें इन्होंने सबसे पहला बताया कि रीइंफोर्समेंट होता है। अब रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और दूसरा निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब जो रैट है, जो वो शटल बॉक्स में कोई तरह का व्यवहार करेगा, कुछ भी वो बिहेवियर करेगा, उसके व्यवहार का जो परिणाम होगा वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर रैट भूखा है और वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में कूद के जाता है, मतलब वो बिहेवियर करता है और उसके बाद उसको भोजन मिलता है, उसको भूख लगी है तो भोजन मिलता है, प्यास लगी है तो पानी मिलता है, तो ये उसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। जो रैट भूखा है और उसने कुछ बिहेवियर किया, मतलब वो एक बॉक्स से कूद के दूसरे बॉक्स में गया, उसने कुछ भी जो रिस्पॉन्स किया, तो उसके बाद जो उसका परिणाम मिला, मतलब जो उसको भोजन मिला, ये उसके लिए क्या किया, ये उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम किया। वो जो भोजन मिलना था वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी रिस्पॉन्स को करने के बाद जब प्राणी का व्यवहार जो होता है वो रीइंफोर्स्ड होता है, तो प्राणी उसको भविष्य में भी, उस अनुक्रिया को भविष्य में भी करना चाहता है। अर्थात कोई व्यवहार जो उसने किया, जो रैट ने कोई व्यवहार किया, उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिला, मतलब उसको भोजन मिला, मतलब उसका व्यवहार जो था वो रीइंफोर्स किया गया, तो उस अनुक्रिया को, उस रिस्पॉन्स को भविष्य में दोबारा भी दोहराना चाहेगा। बार बार वो उस तरीके का बिहेवियर करना चाहेगा जिससे उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स मिले, अर्थात भोजन मिले या पानी मिले, जो भी जिसकी भी उसको नीड है, तो उसको ही उन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा। इसी के अंतर्गत एक और प्रिंसिपल इन्होंने बताया हुआ है, जिसे इन्होंने प्रीमैक प्रिंसिपल कहा है। प्रीमैक प्रिंसिपल। जब प्राणी के किसी व्यवहार को, प्राणी के द्वारा किए गए किसी व्यवहार को उसके पसंदीदा व्यवहार के साथ रीइंफोर्स किया जाता है, तो उसे इन्होंने प्रीमैक प्रिंसिपल कहा है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है, कोई रिस्पॉन्स करता है, कोई प्रतिक्रिया करता है, उसके बदले उसको उसके पसंदीदा कोई व्यवहार करने को मौका मिलता है। जैसे किसी बच्चे को कहा गया कि भाई आप होमवर्क कर लोगे तो आपको टीवी देखने का मौका मिलेगा, आप कुछ देर फिर टीवी देख सकते हो, तो वो उसका पसंदीदा व्यवहार था, टीवी देखना, पसंदीदा क्रिया थी टीवी देखना। तो वो जब होमवर्क कंप्लीट कर लेगा तो उसको टीवी देखने को मिलेगा, मतलब उसके अपने पसंदीदा काम को करने को मौका मिलेगा। ये उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। तो इसे ही इन्होंने प्रीमैक प्रिंसिपल कहा, जो कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। और जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, इसे ही इन्होंने प्राइमरी रीइंफोर्समेंट भी कहा है। अगला जो है वो है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट एक इस तरह का स्टिमुलस होता है जिससे कि जिसको मिलने से प्राणी भविष्य में उस तरह की अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, मतलब वो उससे दूर हटने की प्रवृत्ति उसमें
टेंडेंसी बढ़ जाती है, उस तरह की क्रिया को वो दोहराना नहीं चाहता है। तो ये होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब मिलता है तो व्यक्ति उस तरह की क्रिया को बार बार करना चाहता है, भविष्य में दोहराना चाहता है, जबकि निगेटिव रीइंफोर्स मिलने पे व्यक्ति मतलब जो प्राणी है वो उस तरह की अनुक्रिया को दोहराना भविष्य में नहीं चाहता, उससे दूर हटने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है। जिस भी तरह का उसने रिस्पॉन्स किया है उस तरह का रिस्पॉन्स वो भविष्य में नहीं दोहराना चाहता है, जिसके कारण उसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला है। तो ये हुआ रीइंफोर्समेंट, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़ें बताई गई। पनिशमेंट के अंतर्गत जो पहला बताया गया है वो है पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट के अंतर्गत प्राणी द्वारा किए गए व्यवहार के बाद उसको विमुखता उत्पन्न करने वाला स्टिमुलस दिया जाता है, क्योंकि वो अरुचिकर प्रवृत्ति का होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता, वो अरुचिकर होता है, जिसमें ये जिससे उसको भविष्य में ना करना सिखाया जाता है। मतलब जो भी व्यवहार प्राणी ने किया है उसमें पॉजिटिव पनिशमेंट दे करके, जो कि अरुचिकर प्रवृत्ति का होता है, उससे विमुखता उत्पन्न करना सिखाया जाता है। मतलब उस तरीके का व्यवहार प्राणी भविष्य में ना करे, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं पॉजिटिव पनिशमेंट दे करके। जो प्राणी व्यवहार करेगा उसके बाद उसको एवर्सिव नेचर का, मतलब विमुखता उत्पन्न करने वाला स्टिमुलस दिया जाएगा, जिससे जो कि अरुचिकर प्रवृत्ति का होगा, जिससे प्राणी भविष्य में उस तरह के व्यवहार को करना नहीं चाहेगा। मतलब यही चीज़ें इसमें पॉजिटिव पनिशमेंट दे करके सिखाई जाती हैं। अगला जो है वो है निगेटिव पनिशमेंट। निगेटिव पनिशमेंट के अंतर्गत प्राणी द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसके बाद जो उसको रिस्पॉन्स मिलना था, जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलना था, वो नहीं मिलता है, जिसके कारण उसको क्या होता है कि उसमें रिस्पॉन्स करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, मतलब कमज़ोर पड़ जाती है। जो अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति है वो व्यक्ति की, वो प्राणी की कम होती चली जाती है, क्योंकि उसके बाद का जो परिणाम मिलना है, जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलना है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, उनके ना मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से वो अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है, वो अपनी कंपनी में थोड़ा 1 घंटे लेट से पहुंचता है या 2 घंटे लेट से पहुंचता है, तो उसके 2 घंटे का वेतन काट लिया जाता है। 2 घंटे की सैलरी अगर काट ली जाती है तो वो उसके लिए एक निगेटिव पनिशमेंट का काम करेगा। मतलब जो उसको 2 घंटे लेट से आने पर जो 2 घंटे का सैलरी काट ली गई उसकी, तो वो उसके लिए निगेटिव पनिशमेंट का काम करेगा। मतलब जो उसकी रिस्पॉन्स करने की टेंडेंसी थी वो कम हो गई। मतलब जो वो लेट से आने की टेंडेंसी थी, वो जो उसने व्यवहार किया था, उस व्यवहार के करने की अनुक्रिया जो है, वो रिस्पॉन्स जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये हुआ निगेटिव पनिशमेंट। तो इस तरह से स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में मेन जो इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड है वो इन्हीं 4 चीज़ों पे बेस्ड है। रीइंफोर्समेंट, जिसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट, और पनिशमेंट जो कि जिसमें 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट। अब ये प्रश्न उठता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत प्राणी किसी तरह का व्यवहार उत्सर्जित क्यों करता है, इमिट क्यों करता है, वो कैसे सीखता है इन चीज़ों को। तो इसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया जिसे इन्होंने शेपिंग कहा है, इसमें इन्होंने बताया है कि प्राणी शुरुआत कहाँ से करता है, वो छोटी छोटी अनुक्रियाओं को करना सीखता है। मतलब वो छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज करता है और उसके बाद उसको छोटे छोटे रीइंफोर्समेंट मिलते हैं। और जब उसको छोटी अनुक्रिया करने पे छोटा रीइंफोर्समेंट मिल जाता है तो वो धीरे धीरे बड़ी अनुक्रियाएँ करना सीख लेता है। मतलब शुरुआत वो छोटी छोटी अनुक्रियाओं से करता है और धीरे धीरे बड़ी अनुक्रियाओं पे चला जाता है। छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज करके धीरे धीरे बड़े रिस्पॉन्सेज तक वो सीख लेता है, जिसे इन्होंने शेपिंग कहा है। जैसे शेपिंग के अंतर्गत जब प्राणी सरल से कठिन व्यवहार को सीखता है, पहले सरल व्यवहार करता है, मतलब छोटी छोटी अनुक्रियाएँ करता है, और उसके बाद उसको रिवार्ड मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। उसके बाद वो बड़ी बड़ी अनुक्रियाएँ सीखता है और अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। तो शेपिंग जो है वो सरल से कठिन की ओर ले जाती है। पहले छोटी अनुक्रियाएँ सीखता है और फिर बड़ी अनुक्रियाएँ सीखता है। इसी के साथ इन्होंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताया जिसे इन्होंने चेनिंग कहा। चेनिंग के अंतर्गत क्या होता है, जैसे सर्कस होता है, सर्कस में शेर को पहले सबसे कठिन वाली अनुक्रिया करनी सिखाई जाती है। चेनिंग के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्राणी को सबसे लास्ट वाली अनुक्रिया, मतलब जो सबसे लास्ट में रिस्पॉन्स करना है, वो सबसे पहले सिखाया जाता है। जैसे सर्कस में शेर को जो सबसे कठिन रिस्पॉन्स होते हैं वो सबसे पहले करता है, वो सबसे कठिन वाला कर्तव्य जो होता है उसका, वो सबसे पहले वो करता है। तो चेनिंग के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे लास्ट वाली जो रिस्पॉन्स होती है उसको सबसे पहले सिखाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि कठिन से सरल की ओर जाता है। सबसे पहले जो लास्ट अनुक्रिया है वो पहले सिखा दी जाती है, और जो सबसे आसान वाला है वो बाद में सिखाया जाता है। मतलब पीछे से आगे की ओर इसमें चला जाता है। जबकि शेपिंग में क्या होता है कि सरल से कठिन की ओर चलते हैं। सरल से कठिन की ओर पहले छोटी छोटी अनुक्रियाएँ करना सीखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे
जब उस पर रिवॉर्ड मिलने लगता है, एक छोटी अनुक्रिया करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है, तो वो धीरे धीरे कठिन अनुक्रियाओं को करना सीख जाता है, क्योंकि उसके बाद भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और चेनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले वो कठिन अनुक्रिया को सीखता है, मतलब लास्ट वाले रिस्पॉन्स को वो सबसे पहले सीखता है। वो लास्ट से फर्स्ट की ओर आता है, लास्ट से फर्स्ट की ओर आता है, पीछे से आगे की तरफ आता है, जबकि इसमें फर्स्ट से लास्ट की ओर जाता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, और इस तरह से शेपिंग और चेनिंग के बारे में बताया गया। इस तरह से प्राणी धीरे धीरे अनुक्रियाओं को करना सीखता है, सरल से कठिन की तरफ भी सीखता है और लास्ट से फर्स्ट की तरफ भी सीखता है। स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग को बताया, ये मेनली शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड है। जो हमने पीछे रीइंफोर्समेंट की बात कही, उसका इन्होंने एक पूरा शेड्यूल बताया, जिसे मैं अगले वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसको भी इसमें इंक्लूड करने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से उसको एक अलग वीडियो में हम सेपरेटली समझ लेंगे। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम पे शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्स से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड किया है जिसे कंकरेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। कंकरेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्होंने कहा, रीइंफोर्समेंट। कंकरेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्राणी जो है, कोई भी प्राणी है, उसके रोज़मर्रा के जीवन में उसको कई तरह के काम करने पड़ते हैं। उसको एक साथ ही कई तरह की चीज़ें उसके लिए प्रायोरिटी बेस्ड पे होती हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए होमवर्क करना भी प्रायोरिटी है, और उसके इंटरेस्ट का काम भी है और प्रायोरिटी भी है होमवर्क करना। उसके साथ ही साथ उसको मार्केट जाना भी उसके लिए प्रायोरिटी हो सकता है, उसके साथ टीवी देखना भी प्रायोरिटी हो सकता है, या किसी से फ़ोन पे बात करना भी प्रायोरिटी हो सकता है। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो कई सारी चीज़ों में अल्टरनेट होता रहता है। इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक दिन कई तरह के अल्टरनेट बिहेवियर से होकर गुजरता है। उसको कई तरह के अल्टरनेट बिहेवियर का, वैकल्पिक व्यवहार का सामना करना पड़ता है कि होमवर्क करना एक बिहेवियर हो गया, या टीवी भी देखना है उसको मार्केट भी जाना है, उसको दोस्तों से फ़ोन पे बात भी करनी है। मतलब कई सारे व्यवहार के में वो अल्टरनेट होता रहता है उसका बिहेवियर, कि क्या करे, कौन सी, किसको प्रायोरिटी दे, किसको ना दे। अब इसको इन्होंने कंकरेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा है, कि मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार कई तरह की चीज़ों में अल्टरनेट होता रहता है, कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। कई सारी चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसमें से व्यक्ति वो अपने हिसाब से, जो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको वो पहले कर लेता है, उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है उसको, इस तरह से वो अपने हिसाब से उस चीज़ को शेड्यूल करता है। इसे इन्होंने कंकरेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा है, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कंकरेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। आज के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।